दोस्तों, क्या भारत का एमका अभी सीक्रेटली स्टेल्थ टेस्टिंग फेज में एंटर कर चुका है? डीआरडीओ अस्त्र मार्क 2 की रेंज को क्या सच में 240 किलोमीटर तक पुश करने में सफल होने वाला है? इंडियन आर्मी अभी 300 से ज़्यादा K9 वज्रटी आर्टिलरी गन्स को क्यों खरीदने वाली है? और आखिर यूरोप का सबसे एम्बिशियस 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम यानी FCAS अचानक से क्यों कोलैप्स करने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के एमका स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम और उसके लेटेस्ट स्टेल्थ टेस्टिंग डेवलपमेंट फेज की तरफ से है। डीआरडीओ की तरफ से अभी भारत के इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी एमका को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एरो इंडिया 2025 में एमका का जो फुल स्केल इंजीनियरिंग एयरफ्रेम को पब्लिकली डिस्प्ले किया गया था, उसे अभी हैदराबाद के डुंडीगल में मौजूद एक रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS मेजरमेंट फैसिलिटी के अंदर देखा गया है। यानी अभी भारत एमका को सिर्फ डिजाइन ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक को रियल वर्ल्ड कंडीशन में भी वैलिडेट करना स्टार्ट किया जा चुका है। दोस्तों, RCS टेस्टिंग किसी भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज में से एक होता है। इस टेस्टिंग के दौरान एयरक्राफ्ट पर अलग अलग एंगल और फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजा जाता है ताकि ये पता चल सके कि एयरक्राफ्ट रडार पर कितने विजिबल हो पा रहा है या फिर कितने रडार वेव को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर टेस्टिंग के दौरान किसी एरिया से ज़्यादा रडार रिफ्लेक्शन सामने आता है तो इंजीनियर्स उस सेक्शन को दोबारा से रीडिज़ाइन करने वाले और स्टेल्थ प्रोफाइल को इम्प्रूव करने वाले हैं। लेकिन अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि डुंडीगल में जो एमका की एयरफ्रेम को देखा गया है वो फाइनल कन्फिगरेशन नहीं होने वाला है। एरो इंडिया 2025 में जो मॉडल डिस्प्ले किया गया था वो मॉडल पुराने एयर इंटेक डिजाइन के साथ देखा गया था और उसमें लेटेस्ट डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक एयर इंटेक्स और DSI सिस्टम मौजूद नहीं था। DSI इंटेक का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ को इम्प्रूव करने, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अभी सैटेलाइट इमेज में एमका का जो मॉडल सामने आया था ये पुराना मॉडल होने वाला है और उम्मीद किया जा रहा है कि आगे चलकर इसकी लेटेस्ट मॉडल को भी फुल स्केल के साथ बनाया जाने वाला है, जिसको RCS टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। और अभी लगभग ये बात कंफर्म हो चुका है कि एमका का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगला अपडेट डीआरडीओ के अस्त्र मार्क 2 VVR मिसाइल प्रोग्राम और उसके नए एक्सटेंडेड रेंज ट्रायल्स की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत के इंडिजिनस एयर कॉम्बैट इकोसिस्टम को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ अभी अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए नए फ्लाइट ट्रायल की तैयारी कर रहा है और इस बार टारगेट सिर्फ मिसाइल को टेस्ट करना नहीं बल्कि उसकी एक्चुअल स्ट्राइक रेंज को पहले से भी बहुत ज़्यादा दूर तक पुश करना होने वाला है। रिपोर्ट्स के हिसाब से डीआरडीओ फ्यूचर ट्रायल में अस्त्र मार्क 2 के लिए लगभग 240 किलोमीटर तक की रेंज को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव पहले 200 किलोमीटर से ज़्यादा एंगेजमेंट कैपेबिलिटी को वैलिडेट करना होने वाला है। अभी तक अस्त्र मार्क 2 को लगभग 160 किलोमीटर क्लास का मिसाइल माना जा रहा था, लेकिन लगता है कि डेवलपमेंट के दौरान डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल के अंदर कई इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट को किए गए हैं। सबसे बड़ा चेंज इसका डुअल पल्स रॉकेट मोटर में देखा गया है। नॉर्मल मिसाइल जहां अपना पूरा थ्रस्ट शुरुआत में ही इस्तेमाल कर लेते हैं, वहीं पर अस्त्र मार्क 2 अपनी एनर्जी को 2 स्टेज में मैनेज करने वाला है, जिसकी वजह से टर्मिनल फेज में भी मिसाइल हाई स्पीड मेंटेन करने में सक्षम होने वाला और मैन्यूवरिंग टारगेट को एंगेज करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है। इसके अलावा मिसाइल के अंदर प्रोपेलेंट कैपेसिटी को भी अभी पहले के मुकाबले थोड़ा इंक्रीज किया गया और एरोडायनामिक रिफाइनमेंट भी किए गए हैं, जो कि ड्रैग को रिड्यूस करने वाला और इसकी फ्लाइट प्रोफाइल को भी थोड़ा चेंज किया गया है। साथ ही स्मार्टर डाटा लिंक और ऑप्टिमाइज ट्रेजेक्टरी मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से मिसाइल अभी ज़्यादा एफिशिएंट फ्लाइट पाथ को फॉलो कर सकता है, जो कि इसके रेंज को बेहतर करने में मदद करने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अस्त्र मार्क 2 अभी सिर्फ अस्त्र मार्क 1 का अपडेटेड वर्जन नहीं होने वाला है, बल्कि फ्यूचर में Su-30 MKI, रफाल, तेजस मार्क 2 और एमका के लिए भारत का गेम चेंजिंग एयर सुपेरियरिटी वेपन बनने वाला है, जो कि आगे चल के भारत का प्राइमरी वेपन होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन और K9 वज्रटी प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी इंडियन आर्मी की लॉन्ग रेंज फायर पावर को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से अभी 300 से ज़्यादा
नए K9 वजरटी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स को खरीदने की प्रोसेस को शुरू किया जा रहा है। अगर ये डील अप्रूव हो जाता है तो इसका एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 23,000 करोड़ होने वाला है, जो कि इंडियन आर्मी का अब तक का सबसे बड़ा आर्टिलरी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम हो सकता है। रिपोर्ट के हिसाब से प्रपोजल अभी डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के सामने अप्रूवल के लिए रखा गया है। खास बात यह कि K9 वजरटी इंडियन आर्मी के लिए कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं होने वाला है। इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट 2017 में साइन किया गया था, जिसमें लगभग 100 गन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था और डिलीवरी 2021 के आसपास कंप्लीट कर दिए गए थे। इसी सक्सेस के बाद दिसंबर 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से LND के साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसमें एडिशनल 100 गन का ऑर्डर दिया गया था, जिसकी वैल्यू लगभग 7,668 करोड़ के आसपास होने वाला है। अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो K9 वजरटी गन 40 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकता है और फायरिंग करने के तुरंत बाद ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से दुश्मन की तरफ से फायर किए जाने वाले काउंटर बैटरी स्ट्राइक से बचा जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका इंडिजिनस कंटेंट होने वाला है, जो कि लगातार अभी इंक्रीज किया जा रहा है। पहले बैच में खरीदे गए K9 वजरटी गन्स में लगभग इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा 50% के आसपास था, लेकिन अभी इसको 60% से लेकर 80% के आसपास बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडियन आर्मी अभी सिर्फ आर्टिलरी गन नहीं खरीद रहा है, बल्कि एक ऐसा हाईली मोबाइल लॉन्ग रेंज फायर पावर इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर ईस्टर्न लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड तक रैपिड और डेवास्टेटिंग रिस्पॉन्स को डिलीवर करने में सक्षम होने वाला है। अगला अपडेट यूरोप के 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम और भारत के फ्यूचर फाइटर रोड मैप की तरफ से है। दोस्तों, एक दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ अभी यूरोप के विजिट पर गए हुए थे, जहां पर फ्रांस के विजिट के दौरान उनको FCS प्रोग्राम के बारे में डेमो दिखाया गया था। अब यूरोप की फाइटर प्रोग्राम के बारे में बात करें तो FCS को उनकी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में से कहा जा सकता है। ये वही प्रोग्राम है जिसको फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर लगभग 2040 के आसपास रफाल और यूरो फाइटर टाइफून को रिप्लेस करने के लिए डेवलप कर रहे थे। लेकिन अभी कई सालों से डसॉल्ट एविएशन और एयरबस के बीच लीडरशिप, वर्क शेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टेक्नोलॉजी कंट्रोल को लेकर चल रहे डिस्प्यूट के बाद फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट को बंद करने का फैसला किया गया है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कॉम्बैट क्लाउड और कुछ अनमेंड सिस्टम को अलग अलग फ्रेमवर्क के अंदर अभी कंटिन्यू रखा जाने वाला है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो फाइटर प्रोग्राम है उसको बंद किया जाने वाला है। दोस्तों, खास बात यह कि FCS सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला था। इसमें नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, लॉयल विंगमैन ड्रोन्स, एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और एक सिक्योर डिजिटल बैटलफील्ड नेटवर्क को इंक्लूड किया जाने वाला था। अभी इसका सबसे इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट भारत पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भारत अभी FCS और GCAP में से किसी एक प्रोग्राम में शामिल होने की बात सामने आया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने खुद के इकोसिस्टम, फ्यूचर लॉयल विंगमैन्स और इंडिजिनस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर आर्किटेक्चर को डेवलप करने की कोशिश भी किया जा रहा है। अभी FCS प्रोग्राम कोलैप्स होने के बाद GCAP यानी UK, इटली और जापान का ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम प्रैक्टिकली एकमात्र मेजर वेस्टर्न 6th जनरेशन प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें भारत आगे चल के ज्वाइन कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत का अप्रोच अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी तक भारत का किसी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में शामिल होने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक कम माना जा रहा है। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2026 के अंदर ही किसी नेक्स्ट जनरेशन यानी 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में शामिल होने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें भारत के पास 2 ऑप्शन मौजूद थे, जिसमें GCAP और FCS 2 ऑप्शन मौजूद थे। अब हालांकि FCS प्रोग्राम बंद होने के बाद GCAP हमारे लिए इकलौता ऑप्शन बचने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।